Now we are starting with emerging challenges. If you remember the last topic, agriculture diversification, उसमें मैंने crop diversification और activity diversification, production activity diversification की बात की थी, जहाँ हमने discussion किया था कि jobs outside agriculture को हम search करें, options of sustainable livelihood को search करें. और देखिएगा इमर्जिंग चैलेंजेस का पहला पॉइंट ही ऑप्शंस ऑफ सस्टेनेबल लाइवलीहुड या जॉब्स आउटसाइड एग्रीकल्चर बनता है. सो लेट्स हिट इट. जॉब्स आउटसाइड एग्रीकल्चर का कंसेप्ट ये कहता है कि अगर आप केवल एग्रीकल्चर पर डिपेंड रहते हैं तो एग्रीकल्चर एक रिस्की वेंचर है, उसमें फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं. तो आप एग्रीकल्चर करते रहिए, बट उसके अपार्ट भी आपके पास कुछ इनकम या मनी अर्निंग का सोर्स होना चाहिए. और उसका एक अच्छा सोर्स इन्होंने बताया है एनिमल हस्बेंड्री, जिसको हम लाइव स्टॉक फार्मिंग भी कहते हैं. एनिमल हस्बेंड्री का ही दूसरा नाम है लाइव स्टॉक फार्मिंग. इसमें हम पोल्ट्री, कैटल फार्मिंग, गोट या शिप रियरिंग, बी कीपिंग वगैरह कर सकते हैं. अब आप कहेंगे इनका यूज़ क्या है. पोल्ट्री, हैंस, चिकन, मीट, एग्स, चिकन पर्पस. कैटल, ऑल मिल्क प्रोडक्ट्स. गोट एंड शिप, शिप फॉर वूलन. इसके अलावा कई कंट्रीज़ में इसका मीट भी कंज्यूम किया जाता है. गोट ऑब्वियसली मीट पर्पस एंड नाउअडेज फॉर मिल्क पर्पस ऑल्सो. देन बी फॉर हनी एंड वैक्स. सो you can rear these animals, you can sell their products, and with that you can get an extra income as well as an employment chance. So animal husbandry is a good chance of job outside agriculture. Some problems related to animal husbandry. Number one, low productivity, because people are still not knowing the new and scientific practices, how to rear the animal, how to breed them, कौन सी ब्रीड्स अच्छी रहेंगी, किनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, किनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी रहती है, किनका रेजिस्टेंस अच्छा होता है. तो थोड़ा इन चीज़ों के ऊपर हम ध्यान रख के करें ना, थोड़ा टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करें या नॉलेज का भी यूज़ करें, तो इट विल बी ए गुड ऑप्शन. नेक्स्ट, लैक ऑफ वेट केयर. वेट दैट इज़ वेटरिनरी डॉक्टर्स, एनिमल्स के डॉक्टर्स जो हम कहते हैं. तो अभी भी इंडिया में जो हमारे एनिमल हस्बेंड्री में इन्वॉल्व पीपल हैं वो उतना रेगुलर चेकअप वगैरह या मेडिकल ट्रीटमेंट्स वगैरह की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं. बट इफ़ यू आर डूइंग, डेफिनेटली इट विल बी ए गुड सोर्स फॉर देयर इनकम. सेकेंड ऑप्शन, फिशरीज, दैट इज़ रिलेटेड टू वॉट, फिशेस. नाउ वी ऑल नो फिशेस लिव इन वाटर. मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है. सो fishes can be got into two sources. One is inland sources. Inland sources का मतलब है rivers, lakes, small ponds वगैरह. दूसरे हैं marine sources. Marine sources का example है ocean and seas. Inland sources और marine sources दोनों को मिला के हम कहेंगे water bodies. तो इनसे हम अच्छी खासी फिशरी का बिजनेस कर सकते हैं और अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं. कुछ सजेशंस रिलेटेड टू इम्प्रूवमेंट ऑफ फिशरीज. नंबर वन, प्रॉपर डेप्ट फैसिलिटी. अभी कुछ प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर क्रेडिट फैसिलिटीज़ में या डेप्ट मैकेनिज्म में, तो थोड़ा डेप्ट फैसिलिटीज़ को अगर हम इम्प्रूव कर पाएँ तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी ए वेरी गुड चांस. नेक्स्ट इज़ वी कैन हैव माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स थ्रू SHGs. SHGs स्टैंड फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. कोऑपरेटिव से मिलता जुलता कंसेप्ट है. तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के तौर पे SHGs बनाइए और अपने सेविंग्स को मर्ज करके अपनी फिनेंसिंग खुद ही करें. एंड लेटर ऑन यूज़ ऑफ सम टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड्स. की क्या अपग्रेड्स हैं, किन ब्रिड्स को अच्छा रहेगा, कौन से मौसम अच्छे हैं, कहाँ पे किस ब्रीड को हम अच्छे से कंज्यूम कर सकते हैं या रियर कर सकते हैं, लाइक दैट. स्टूडेंट्स, वी आर कंटिन्यूइंग विथ इमर्जिंग चैलेंजेस, जिसके दो पार्ट्स हैं, ऑप्शंस ऑफ सस्टेनेबल लाइवलीहुड. कॉमन लैंग्वेज में बात करें तो जॉब्स आउटसाइड एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग. सेक्शन हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करना शुरू कर दिया. जॉब्स आउटसाइड एग्रीकल्चर का मतलब है केवल आप एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट ना रहें, एग्रीकल्चर करते रहें बट उस पर क्रॉप फेलियर का रिस्क बना रहता है. तो आप एडिशनल इनकम के लिए क्रॉप प्रोडक्शन के साथ कुछ और भी कंटिन्यू कीजिए. जैसे कल हमने एग्जांपल लिया था एनिमल हस्बेंड्री का, फिशरी का. आज हम दो एग्जांपल्स और लेने जा रहे हैं, हॉर्टिकल्चर एंड कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री. सो व्हाट इज़ हॉर्टिकल्चर? सबसे पहली बात, हॉर्टिकल्चर जो है वो है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन का. यानी क्रॉप प्रोडक्शन जो आप कर रहे हैं उसको डाइवर्स करिए, उसमें कुछ नई चीज़ें एडप्ट करिए. एक चीज़ और, जनरली हम क्रॉप प्रोडक्शन में बात करते हैं फूड ग्रेन का, सीरियल्स का, पल्सेस का. बट हॉर्टिकल्चर में हमें फूड ग्रेन, सीरियल और पल्सेस नहीं ग्रो करनी है. वो तो मेन
जो आपका एग्रीकल्चर वर्क चल रहा है उसमें ग्रो ही हो रहा है। हॉर्टिकल्चर में आप ग्रो करिए फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स। हॉर्टिकल्चर डिपेंड करता है या डिस्कस करता है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स के प्रोडक्शन को। इंडिया में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन बहुत इंक्रीज़ हुआ है थैंक्स टू व्हाट, गोल्डन रेवोल्यूशन। जैसे हमारे यहाँ मिल्क वाइट रेवोल्यूशन हुआ था, वैसे जैसे हमारे यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, वैसे इंडिया में गोल्डन रेवोल्यूशन हुआ। गोल्डन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? हाई प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। यहाँ मैंने एक लिस्ट आपको दी है। ग्रीन रेवोल्यूशन वाज रिलेटेड टू फूड ग्रेन प्रोडक्शन, white revolution was related to increase in milk production, and golden revolution is related to what? Increase in fruits and vegetable production। तो इसी golden revolution जिसका टाइम पीरियड रहा अराउंड 1991 से 2012 के बीच में, आज की तारीख में इस golden revolution की वजह से इंडिया is the second largest producer of fruits and vegetables all over the world। हम सेकंड नंबर पे स्टैंड करते हैं। एक प्रॉब्लम हॉर्टिकल्चर के बाद इंडिया में देखने को मिली है कि किसानों को ये समझ में आया है कि कहीं ना कहीं ये बेनिफिशियल है। तो कुछ किसान जो स्पेसिफिकली पल्सेस का प्रोडक्शन कर रहे थे, दालों का प्रोडक्शन कर रहे थे, उन्होंने दालों का प्रोडक्शन करना छोड़ दिया और उस ज़मीन पे अब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन शुरू किया। ओके, इनकम हो रही है, बट इससे टोटल ओवरऑल इकनॉमी को नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया में पल्सेस जो हैं प्रोटीन का मेजर सोर्स है। हम एक वेजिटेरियन कंट्री से बिलोंग करते हैं, ज़्यादातर लोग वेज पसंद करते हैं, तो वेजिटेरियन पर्सनस के लिए पल्सेस प्रोटीन का एक मेजर सोर्स है। आप खुद सोचिए, डिमांड तो बनी हुई है बट मार्केट में सप्लाई नहीं हो रही है थैंक्स टू दिस टॉपिक जो हमने अभी डिस्कस किया है। तो इसी वजह से मार्केट में दालों का प्राइसेस या पल्सेस का प्राइसेस शूट हो रहा है, हाई हो रहा है, राइज हो रहा है। सो दिस इज़ horticulture for you। So one more activity that is concerned into jobs outside agriculture or options of sustainable livelihood, that is cottage and household industry। अब देखिएगा, कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री कोई नया कंसेप्ट नहीं है, बस इसको रिवाइज किया गया है। हम शुरुआत से जानते हैं कि इंडिया में बहुत छोटे छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं। हमने पहले हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ वगैरह पढ़ी थी जिसको अंग्रेज़ों ने डिस्ट्रॉय किया था, तो ये वही कॉटेज एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ है। जनरली इसमें पहले स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग और ब्लीचिंग का वर्क होता था, यानी कुल मिला के कपड़ा या जिसको हम कह सकते हैं कि हथकरघा इंडस्ट्री जो चलती थी वो। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक मूवी का एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। सुई धागा करके एक मूवी रिलीज़ हुई थी, उसके सेकंड हाफ में आप देखेंगे कि जब वो कंपटीशन के लिए compete करते हैं तो वो हाथ से चलने वाली मशीनों पे सारे कपड़े बना के रखते हैं। दैट इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। इसके अलावा फर्स्ट चैप्टर में हमने रेफरेंस पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स ने हमारी वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को बर्बाद किया था ताकि उनके प्रोडक्ट हम खरीद सकें। तो अब इसके ऊपर फिर से रिवाइज करने की ज़रूरत है। हाँ, ये ज़रूर है कि आज की तारीख में कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्री को अर्बन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है, बट स्टिल गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग सो मच असिस्टेंस एंड हेल्प टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ये सब आपने IPR 1956 वाले चैप्टर में भी पढ़ा था और पिछले साल BST की बुक में स्मॉल बिजनेसेस वाला पूरा टॉपिक आप पढ़ के आए हैं। तो गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग सो मच फैसिलिटीज़ टू स्मॉल स्केल बिजनेसेस ऑल्सो। उन्हीं स्मॉल स्केल बिजनेसेस को कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री के पैटर्न पे चलाया जा सकता है। नए टाइम के साथ कुछ नई एक्टिविटीज़ इसमें एडअप की जा सकती हैं, जैसे सोप मेकिंग, डॉल मेकिंग, मशरूम कल्टीवेशन, बी कीपिंग वगैरह। तो ये भी एक अच्छा इनकम सोर्स है। कम से कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है और इनकम जनरेट हो सकता है। तो आपकी डिपेंडेंस केवल एग्रीकल्चर पे डिपेंड नहीं रहेगी। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ आके मेरा जॉब्स आउटसाइड एग्रीकल्चर यानी ऑप्शंस ऑफ सस्टेनेबल लाइवलीहुड का टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद हमें सेकंड डिस्कस करना है ऑर्गेनिक फार्मिंग। बट माय डियर ऑल, दिस इज़ ए डिलीटेड टॉपिक इन कोविड-19 सिचुएशंस। अभी आपका जो CBSE ने टॉपिक्स रिड्यूस करके भेजे हैं, डिडक्ट करके भेजे हैं, तो उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला टॉपिक हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि वो डिडक्ट हो चुका है। अदरवाइज़ ये भी एक इमर्जिंग चैलेंज का पार्ट है, बट क्योंकि ये डिलीट हो गया है तो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट। सो स्टूडेंट्स, two small topics to end up the chapter. First topic name is Tanwa or Tanwa, whatever you want to pronounce it. Full form, Tamil Nadu Women in Agriculture. So by name you can suggest program launched in Tamil Nadu. For whom? For women. And for what? Agricultural activity.
एक्चुअली इट वाज ए ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया, किसके लिए? वुमेंस के लिए। और उनको ट्रेनिंग किस चीज़ की दी गई? फार्मिंग टेक्निक्स की, एग्रीकल्चर टेक्निक्स की ट्रेनिंग दी गई। वंस द ट्रेनिंग इज कंप्लीट दे कैन नाउ फ्रेम SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, और अपने छोटे छोटे सेविंग्स या फंड्स का यूज़ करके वो कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्री या फार्मिंग की जो टेक्निक्स उनको यूज़ की बताई गई हैं उसको फार्मिंग में यूज़ करके अपनी मदद खुद कर सकती हैं। ये SHG क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। SHG का फुल फॉर्म है सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ पर्सन्स मिले, सबके पास छोटी छोटी सेविंग्स हैं, सबने अपनी सेविंग्स एक साथ पूल की, एक साथ अरेंज की, कलेक्ट की, और आपस में एक बड़ा सारा फंड तैयार कर लिया। कुछ सेविंग्स मैंने दी, कुछ मेरे दूसरे मेंबर ने दी, कुछ अदर मेंबर ने दी। इस तरीके से हमारी छोटी छोटी सेविंग्स एक बड़ी सेविंग में कन्वर्ट हो गई। लेटर ऑन अब इसी सेविंग का जो हमारे पास बड़ी सेविंग तैयार हो गई, इससे हम मेंबर्स की ही प्रोडक्टिव नीड्स को पूरा करेंगे। प्रोडक्टिव नीड्स को मतलब किसी को कोई स्मॉल एक्टिविटी कंप्लीट करनी, जो प्रोडक्टिव एक्टिविटी है जिससे इनकम जनरेशन होगा, किसी को स्मॉल बिजनेस करना है, किसी को लोन की किस्त चुकानी है, वो जो प्रोडक्टिव लोन्स हैं उनको हेल्प किया जाएगा। इस दौरान इंटरेस्ट रेट बहुत लो रहेगी और मेंबर्स से कोई सिक्योरिटी उस लोन के बदले नहीं ली जाएगी। देखिएगा, मेंबर्स अपनी ही सेविंग से कलेक्टिव सेविंग कर रहे हैं और उससे अल्टीमेटली जाके अपने ही मेंबर्स की हेल्प कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप। इस पूरे सिस्टम को जिस तरीके से इन्होंने अपनी फिनेंसिंग की, इसको बोलते हैं माइक्रो फाइनेंस सिस्टम। और आज की तारीख में इंडिया में करीब 7 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स SHGs वर्क कर रहे हैं सक्सेसफुली। सो दिस वॉज तानवा and this was SHG and microfinance. Here your chapter comes to an end. Organic farming का topic deleted topic में चला गया है, that's why we have not discussed it. So go through the videos properly, go through the text content properly, keep your questions ready. I am always there with you for queries, for solving your queries. Take care of your health and we will meet in the next topic with a new chapter or something new to understand. Thank you all.